देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए पहले नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताया था, जिसमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि वास्तव में मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, भाग हैं, वो देखते हैं। और मूत्र निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया में कौन कौन से दाव कार्य करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब आप जानते हैं कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिक्षेदन, और उसके बाद दूसरा स्टेप रहता है पुनरावशोषण, और तीसरा स्टेप रहता है सीक्रेशन, जिसे श्रावण कहते हैं। पुनरावशोषण को रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो हम देखते हैं, देखो बच्चों, कि सबसे पहले अविभाजित धमनिका के द्वारा रक्त आता है, जिसका व्यास ज्यादा रहता है। मैंने पहले ही बताया था, ये अविभाजित धमनिका है और ये अपवाहित धमनिका है। ध्यान रखिए, ये अपवाही और ये है अविवाही। तो अविवाहित धमनिका में जैसे ही रक्त आता है, तो यहाँ ग्लोमेरुलस में जो रक्त केशिकाओं का गुच्छा है, जो किसमें संपुट में पाया जाता है, तो इसमें दो झिल्लियां रहती हैं संपुट की, एक बाहरी और एक अंदर की, अंतः झिल्ली। तो अंतः झिल्ली और केशिकाओं की झिल्ली और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार कला, तीन झिल्लियों के द्वारा रक्त छनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप जानते हैं कि जो कैप्सूल है, संपुट है, संपुट की अंतः झिल्लियों में कुछ पोडोसाइट, लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें उंगली के नाम जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं, जिन्हें पोडोसाइट कोशिकाएं कहते हैं वास्तव में। तो पोडोसाइट कोशिकाओं में कुछ खांसे बनती हैं, जिन्हें सिल्ट पोर कहते हैं। यही कारण है कि रक्त का छनने की प्रक्रिया इन खांचों में संपन्न होती है, और इतनी अच्छे तरीके से होती है कि बिल्कुल सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म कोई छिद्रण के द्वारा प्लस सूक्ष्म छिद्र इसमें बनते हैं। तो इसीलिए इसे हम परानिषेधन कहते हैं। वास्तव में जो छनने की प्रक्रिया रहती है, वो रुधिर प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का 20% भाग छन जाता है यहाँ पर। तो प्लाज्मा का 20% भाग छनता है। इस छनने की प्रक्रिया में तीन दाव कार्य करते हैं। नंबर 1, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाव, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। ध्यान रखें, ये GHP दे रखा है, GHP, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाव। तो ये कहाँ रहेगा वास्तव में? ये शुरुआत में रहेगा, जैसे ही रक्त का दाव आएगा, और जैसे ही इसमें केशिकाओं में रक्त आएगा, तो एक और दाव कार्य करेगा, जिसे कोलाइडी परासरणी दाव कहते हैं, COP, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखनी है, वो यहाँ है, एक सूत्र है, इसमें देखेंगे आगे। ध्यान रखें, रक्त केशिकाओं में दो दाव कार्य कर रहे हैं, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाव, जिसे GHP कहते हैं, और कोलाइडी परासरणी दाव, जिसे COP कहते हैं। अब जैसे रक्त छनता है, तो संपुटीय द्रव स्थैतिक दाव कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छनने के बाद जो भी निस्यंद आएगा या फिल्ट्रेट आएगा, क्षनित्र आएगा, तो उसके द्वारा विपरीत दिशा में दाव लगेगा, और कोलाइडी परासरणी दाव भी विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन एक दाव इन दोनों के विरोध में लगेगा। ध्यान रखनी है, ये अकेला दाव, ये दोनों दाव इस तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाव विपरीत दिशा में। ध्यान रखनी है, ये दो दाव इसका विरोध करते हैं, इस अकेले दाव का। अकेला दाव ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाव है, और जो विरोध कर रहे हैं, एक संपुटीय दाव है जो छनने के बाद लगता है, और एक केशिकाओं में पाई जाने वाली अविसरणीय प्रोटीन के कारण लगने वाला दाव है, जिसे कोलाइडी परासरणी दाव कहते हैं। अब हम मान लो इस सूत्र में देखते हैं कि जो प्रभावी दाव है, जिस दाव के कारण रक्त छनता है, उसे देखते हैं। इसे बोलते हैं वास्तविक प्रभावी निस्यंदन दाव, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर। अब ये किसके बराबर रहता है? GHP मैंने आपको बताया था, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाव है, और COP कोलाइडी ऑस्मोटिक, कोलाइडी परासरणी दाव है, और CHP संपुटीय द्रव स्थैतिक दाव है। तो ये दाव इस दाव के ठीक विरोध में लगते हैं। ध्यान रखिए, मान लो इस दाव का मान है 60 से 75 mmHg, और कोलाइडी का दाव लगभग 30 से 32 mmHg, और संपुटीय दाव है 10 से 18 mmHg।
तो मान लो यहाँ पे हम 32 और 18 या फिर 75 ले लो या 60 ले लो, तो यहाँ पे इन दोनों से 75 से या 60 से घटाने के बाद इनका मान, यह मान आता है लगभग 10 से 25 mmHg। तो इसका मतलब है जो प्रभावी दाब है, जिस दाब के कारण वास्तव में रक्त का छिड़ने की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वो दाब है वास्तविक प्रभावी निस्यंदन दाब, EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर। तो बच्चों आप जान चुके हैं ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है मैंने केवल परानिस्यंदन में बताई है। इसका मतलब है मूत्र निर्माण के 3 चरण है। परानिस्यंदन मैंने पहले बताया था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, श्रावण सीक्रेशन। तो मैंने पहला चरण आपको स्पष्ट किया है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसे इसलिए कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे 3 झिल्लियां हैं, एक संपुट की अंतर झिल्ली और एक केशिकाओं की झिल्ली और इन दोनों के बीच में आधार कला। इन तीनों झिल्लियों से रक्त छनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन संपुट की अंतर झिल्ली में पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें स्लिट पोर या खांचे पाई जाती हैं। वो खांचे अति छिद्रण के कारण, इसीलिए अति छिद्रण के कारण अर्थात उनमें बहुत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनसे रक्त छनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए इस छनित्र को निस्यंदन पदार्थ या फिर इस प्रक्रिया को परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो बच्चों केवल मूत्र निर्माण की पहली प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। चलो इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, आगे ये कंटिन्यू रहेगा।